गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत सारा स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम सब नज़दीक आ चुके हैं। हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे थे। इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं हम उसके एमसीक्यूज़ यानी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कुछ अलग से क्वेश्चन जो हम लोग ने अपने आप से फ्रेम किए हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ताकि आप लोगों को क्या कहते हैं, कोई अभी असुविधा ना होने पाए। मतलब अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आते हैं ताकि आपके कोई भी सेगमेंट से कोई भी क्वेश्चन ऐसे छूटा ना रह जाए, आपको कुछ ऐसी फैक्ट्स फिगर्स कुछ ऐसे छूट ना जाए कि आपको एग्जाम्स में वो चीज़ ना पता हो, इसलिए हम लोग लेके आए हैं। कल हम लोग ने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस आपके मार्केट स्ट्रक्चर के। आज हम लोग उसी श्रृंखला में लेकर आए हैं आपके बैंकिंग के क्वेश्चंस। अच्छा, बैंकिंग में आपको बता दूं, बैंकिंग में जनरली दो सेक्टर्स होते हैं। एक आपका होता है कमर्शियल बैंकिंग जिसको हम इंडियन बैंकिंग भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका क्या कहते हैं सेंट्रल बैंकिंग, मतलब जिसमें आरबीआई मतलब जो आपका केंद्रीकृत बैंक है उसके क्वेश्चंस अलग होते हैं। बैंकिंग जनरली मैं ऐसा समझती हूँ कि आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो सब मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम लोग आपके लिए अलग से क्वेश्चंस लेके आए हैं। कमर्शियल बैंकिंग के क्वेश्चंस अलग, सेंट्रल बैंकिंग के क्वेश्चंस अलग। तो आज हम लोग उसी श्रृंखला में ये स्लाइड्स लेकर आए हैं। इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंकिंग या जिसको आप कह लें इंडियन बैंकिंग के ही क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका कुछ भी फैक्ट्स और जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पे आपको पता है हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको पढ़ें और साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलें। चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। डैश एलोकेट्स सेविंग एफिशिएंटली इन एन इकोनॉमी टू अल्टीमेट यूजर्स ईदर फॉर इन्वेस्टमेंट इन रियल एसेट्स और फॉर कंजम्पशन। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन देखने में लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया है, हमें भाषा नहीं समझ में आ रही है, तो घबराने की बात नहीं है। हिंदी में भी क्वेश्चन है, आपके सामने भी वहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन अवेलेबल होगा। हिंदी में पढ़ते हैं। डैश किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक संपत्तियों में निवेश या उपभोग के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं का कुशलतापूर्वक बचत आवंटित करता है। कौन, मतलब इससे पूछा गया है, जो अंडरलाइन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें यही पूछा जाता है कि कौन, इनमें से कौन। ऑप्शंस पढ़िए। आर्थिक व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय प्रणाली या फिर बाजार व्यवस्था। आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका आंसर हो सकता है आपका वित्तीय प्रणाली या फिर फाइनेंशियल सिस्टम। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम भी क्यों? क्योंकि हमने बात करी है किसकी, निवेश या उपभोग की। निवेश आप किस में करते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में ही तो निवेश करते हैं। बैंकिंग में, बैंक में आप निवेश नहीं करते, बैंक में आप सेव करते हो। निवेश कहाँ पे करते हो? मार्केट की सिक्योरिटीज में, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में। क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, वित्तीय प्रणाली या फिर फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक नियामक संस्था नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। नहीं है या है, ये दोनों आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन बच्चा छोड़ देता है। नहीं होता है वो हाँ पे टिक करके चला आता है, मतलब कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन पूछा गया है नियामक संस्था नहीं है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है? मतलब मैंने आपको बताया था जब हम लोग बैंकिंग पे चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग में कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो उन बैंक्स को, उन फाइनेंशियल मार्केट्स को, सबकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। इसमें पूछा है कि रेगुलेटरी बॉडी कौन सी नहीं है फाइनेंशियल सिस्टम में, तो कौन सी नहीं है? आरबीआई, सिबिल, सेबी या फिर इरडा। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। चार ऑप्शंस सबके सब कोई ना कोई एक रेगुलेटरी संस्था है, लेकिन इनमें से कौन सी एक रेगुलेटरी संस्था नहीं है? वो है आपकी बी ऑप्शन या फिर सिबिल। सिबिल एक रेगुलेटरी संस्था नहीं है। मैं बता दूं, सिबिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जिसमें आपके क्रेडिट, जो भी आपका क्रेडिट स्कोर होता है उसको आपको रेट किया जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए जब हम स्कूल्स में थे तो हमारे पास जो टीचर होते थे तो वो एक ऐसा चार्ट बना के रखते थे कि बच्चे ने होमवर्क किया है 1 स्टार, अच्छे से तैयार होके आया है 1 स्टार हो, और क्या कहते हैं बाल अच्छे से बनाए हुए हैं उसने, नीट ड्रेसअप है, शूज क्लीन है, ये सब क्या है? रेटिंग होती थी। मतलब बच्चे का नाम यहाँ पे लिखा रहता था और बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे बने रहते थे।
होता क्या था, बच्चे का आकलन करती थी टीचर या फिर जो भी उसका गार्डियन होता था, वो उसके नंबर उस पे ऐसे डॉट 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 रख के चलती थी। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर वो पूरा समअप होता था कि पूरे साल में बच्चा कैसे बन के आया है, नीट एंड क्लीन था या नहीं था। वो क्या है, एक तरीके की क्रेडिट रेटिंग हो रही थी। उसी रेटिंग को हम यहाँ पे लेके आए हैं, इसको हमने नाम दिया है सिबिल। इसका फुल फॉर्म भी होता है। इसमें क्या होता है कि आपने जितना भी साल भर में लोन लिया होगा किसी से या फिर कहीं आपने दिया होगा, तो वो आपने कितनी अच्छे तरीके से वापस किया है। मतलब मान लीजिए अगर आपने 1 साल का लोन लिया है, तो आपने 1 साल के अंदर वो लोन वापस किया है या नहीं, आपने इंटरेस्ट टाइम से भरा है कि नहीं, ईएमआई टाइम से भरी है कि नहीं, ये सब की क्या होती है, रेटिंग चलती है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपका एक क्रेडिट स्कोर निकाला जाता है। अगर वो बहुत ही वीक होता है तो फिर आपको आगे आने वाले टाइम में लोन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, नियामक संस्था कौन सी नहीं है, सिबिल, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डैश को भारतीय वित्तीय प्रणाली की रानी माना जाता है। डैश इज रिगार्डेड एज क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अच्छा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। कौन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का क्वीन है, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर हो सकता है आरबीआई। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम आरबीआई तो बैंकिंग वाला टर्म होता है, फाइनेंशियल सिस्टम क्यों भाई? देखिए, आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम की क्वीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे फाइनेंस आपके कहाँ से मैनेज होते हैं, आपके आरबीआई से मैनेज होते हैं। मतलब आरबीआई आपकी रेगुलेटरी संस्था है, किसकी? एक पूरे कमर्शियल बैंकिंग यूनिट की रेगुलेटरी संस्था है। होता क्या है, ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो मॉनेटरी एक्सरसाइजेस हैं, ये जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, ये सब कौन रेगुलेट करता है? आपकी आरबीआई। अगर आरबीआई आपके सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस रेगुलेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वित्तीय प्रणाली यानी फाइनेंशियल सिस्टम की क्वीन या फिर राजा रानी जो भी आप कह लो, कौन होगा? आपका आरबीआई ही होगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सारे के सारे फाइनेंसेस हैंडल करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस लगाता है। फिर बाकी जो ये सेबी वगैरह आते हैं, ये तो एक अलग संस्थाएं होती हैं, लेकिन मेन कौन होता है इसका? आरबीआई। ठीक है, क्लियर हो गया थर्ड का बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक डैश की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। हाउसिंग बैंकिंग, नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ। अच्छा, एक वर्ड होता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, वर्ड होते हैं सब्सिडरी, फिर होते हैं मर्जर, एक्विजिशन, ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो आपको इन वर्ड्स का भी मतलब समझ में आएगा। सब्सिडरी हम वो बताते हैं कि जिसमें आपकी कुछ नहीं तो 50% से कम जिसके शेयर्स आप एक्वायर कर लेते हो, तो वो कंपनी आपकी क्या बन जाती है? सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। ठीक है, अच्छा, अब सब्सिडरी कंपनी बन गई तो मतलब क्या है? मतलब कि आपके पास एक कंपनी ये है, मतलब मेरी ये कंपनी ए है, मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लिए, अब मेरी वो भी कंपनी हो गई। जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं अकाशा एयरलाइंस का। ठीक है, अकाशा एयरलाइंस, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो किसी की सब्सिडरी कंपनी है, वो तो खरीद ही ली गई है पूरी, लेकिन मान लीजिए अगर जिस भी कंपनी ने अकाशा एयरलाइंस को खरीदा है, वो उसके कुछ शेयर्स छोड़ के बाकी सारे शेयर्स कैप्चर कर लेती, तो अकाशा एयरलाइन, मान लीजिए टाटा ने खरीदा है, तो टाटा मतलब वो अकाशा एयरलाइंस किसकी सब्सिडरी हो जाती? टाटा कंपनी की सब्सिडरी हो जाती। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा शेयर्स टाटा ने अकाशा के खरीद लिए हैं। ठीक है, कितने परसेंट शेयर्स खरीदे जाते हैं, क्या होता है, ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। उसी की बात हो रही है कि आरबीआई इनमें से किसको अपनी सब्सिडरी कंपनी मानता है या बनाया है? एचडीएफसी, एचएसबीसी, आरबीआई या फिर हुडको? राष्ट्रीय आवास बैंक। फोर्थ का क्या आंसर होगा? फोर्थ का आंसर हो जाएगा आपका आरबीआई। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अपने नेशनल हाउसिंग बैंक के कुछ शेयर्स खरीद लिए थे, इसलिए आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी कौन हो गई? नेशनल हाउसिंग बैंक। अब हाउसिंग बैंक कौन सा होता है? वो बैंक जो आपको हाउसिंग के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन, वित्तीय संस्थानों को डैश के रूप में भी माना जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो नोन एज व्हाट, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक दूसरा नाम क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन है आपका। जाहिर सी बात है, क्या हो सकता है? वित्तीय मध्यस्थ, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, ये आपस में मध्यस्थता करते हैं। मतलब जैसे अगर 3 दोस्त हैं, ठीक है, और एक दोस्त को, मान लीजिए ए बी सी 3 दोस्त हैं, ए को चाहिए लोन सी से, लेकिन वो सी से डायरेक्टली नहीं कह सकता, वो अपने बी से कहेगा कि भाई मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, सी के पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, तुम प्लीज़ उससे कह दो कि मुझे वो पैसे दे दे। अब डायरेक्टली तो नहीं देगा, क्योंकि सी और ए में मान लीजिए लड़ाई चल रही है, मान लीजिए, ठीक है, जब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मान लीजिए लड़ाई चल रही है या फिर कुछ भी है, वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं है, होगा क्या? बी सी से पैसे मांगेगा या ए से पैसे मांगेगा, फिर किसको देगा? वापस ए को पैसे देगा। मतलब ए बी सी है, तो मतलब जो भी है बीच में कोई एक इंसान होगा जिसको हम इंटरमीडियरी कहते हैं, जिसको हम बिचौलिया कहते हैं, जिसको हम मध्यस्थ इंसान कहते हैं। वो क्या करता है, जो एंड में दोनों लोग होते हैं ए बी सी, जैसे ए और सी में हम बी को इंटरमीडियरी मान रहे हैं, तो ए और सी में क्या करेगा, वो मध्यस्थता इस्टेब्लिश करेगा, एक कनेक्शन बनाएगा, इधर से पैसे लेके इसको देगा, इधर से इंटरेस्ट लेके इसको देगा। तो क्या होगा कि वित्तीय संस्थानों को क्या कहा जाता है? वित्तीय फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्टली वो कस्टमर से रिलेटेड नहीं होते हैं, डीलिंग नहीं करते हैं, कोई तो बीच में एक संस्था होती है जिसके थ्रू वो आपस में कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिए, डैश भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है। डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। फैक्ट है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। 6th का क्या हो जाएगा? IFCI, ठीक है, ये फैक्ट है, आप लोग याद रखिए इसको। IFCI आपका फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसका था? इंडिया का था, ठीक है। 7th अगेन फैक्ट है, IDBI की स्थापना कब हुई थी? IDBI कब एस्टैब्लिश हुआ था? IDBI आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1964 में, ठीक है। फैक्ट्स है, फिर से मैं कह रही हूँ, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है, फैक्ट्स आपके पूछे जा सकते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली कुछ फैक्ट्स पूछे जाएंगे, कुछ आपसे बीच में डेटा वगैरह भी पूछ लिया जाएगा कि कब एस्टैब्लिश हुआ था, कहाँ हेडक्वार्टर है, कहाँ क्या है, कहाँ पे इसकी सब्सिडरी कंपनी है, कौन इसकी सब्सिडरी कंपनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, डैश इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन टू कोऑर्डिनेट, सप्लीमेंट एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डैश सभी मौजूदा विशिष्ट वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय, पूरक और एकीकरण करने वाली एक शीर्ष संस्था है। मतलब फिर से वही फैक्ट है, पूछा जा रहा है आपसे कौन एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो ये सारे काम करता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा IDBI। क्यों? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? ये इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, उनके में सहायक बनता है। पूछा गया है वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका IDBI नहीं होगा, इसका आंसर होगा A, ठीक है, IFCI, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूछे गए। अगर ये आपसे इंडस्ट्रीज की बात होती तो आंसर हो जाता है इसका IDBI, माय मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे अगर वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूछे गए हैं तो आंसर हो जाएगा इसका IFCI, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने गलती कर दी इधर, क्योंकि इधर से मैंने देखा वित्तीय संस्थान, मुझे लगा कि डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, लेकिन जब मैंने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे दिखाई दिया कि नहीं, वित्तीय संस्थानों की बात हो रही है, यानी फाइनेंशियल केस की बात हो रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। तो थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन पैदा होता है, सबके साथ नॉर्मल सी बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, IFCI, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखिए 9th, which of the following is not an asset held by commercial banks?
कमर्शियल बैंक इनमें से कौन सा एसेट साथ में नहीं रखता है? अब जब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, तो हम लोग पढ़ेंगे कि बैंक कौन सा एसेट आरबीआई रख सकता है, कौन सा एसेट कमर्शियल बैंक आपका रख सकता है। यहाँ पे पूछा गया है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखी गई संपत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? विनिमय के बिल, चालू खाता जमा, अल्प सूचना के उधार पर दिया गया धन, रिजर्व बैंक के पास ऋण शेष, क्रेडिट बैलेंस विद रिजर्व बैंक, मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस, क्रेडिट करंट अकाउंट डिपॉजिट्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या नहीं रखता है? कमर्शियल बैंक अपना करंट अकाउंट डिपॉजिट नहीं रखता है। क्यों? देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो डिपॉजिट भी कई तरीके के होते हैं, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और भी एक फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं। अच्छा, कमर्शियल बैंक की बात हो रही है, संपत्ति नहीं है, मतलब उसका खुद का एसेट नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि उसका एसेट नहीं। क्यों? क्योंकि भाई चालू खाता है, मतलब करंट अकाउंट है। इसमें क्या होता है, बिजनेसमैन अपना पैसा एक बार डालता है, दूसरे दिन निकालता है, तीसरे दिन डालता है, चौथे दिन निकालता है। ये क्या है, पर्टिकुलरली आपके लिए वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन जैसे सेविंग अकाउंट की बात अगर हम करें, तो सेविंग अकाउंट में जनरली क्या होता है, लोग पैसा डाल के फिर कुछ साल बाद निकालते हैं, मान लीजिए कुछ अर्जेंसी हुई तब निकालते हैं। सेविंग अकाउंट नाम से पता चल रहा है सेविंग के लिए बना गया है। लेकिन करंट अकाउंट क्या होता है, चालू खाता, मतलब आपका उसमें आना जाना, मतलब क्रेडिट डेबिट लगा ही रहता है। क्यों? क्योंकि भाई बिजनेस आप चला रहे हैं, बिजनेस का तो कोई वो होता नहीं है कि कब क्या जरूरत पड़ जाए। तो अगर आप क्या कहते हैं, करंट अकाउंट को अपना एसेट मान के रखेंगे, तो जाहिर सी बात है आप उसको कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा हुए, आपने सोचा अरे वाह अब तो मैं इसको फर्दर इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन दूसरे ही दिन किसी ने आपसे वो 50, मतलब जो बिजनेसमैन था उसने 50,000 विड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा? इसीलिए जो संपत्ति नहीं है, क्या नहीं है, चालू खाता जमा या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने बैंकिंग हमारे साथ पढ़ ली है तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। अच्छा देखिए, ये क्या है, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग आपने बचपन में खूब देखा होगा, उसी तरीके के ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। क्या दिया है, यहाँ पे बैंकों के नाम दिए हैं, यहाँ पे वो कौन सा लोन प्रोवाइड करता है, इसका एक क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फिर कुछ कह लीजिए जो भी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स उनके यहाँ पे दिए हुए हैं। 2 कॉलम्स है, यहाँ पे कॉलम नहीं बने हैं, बस ऐसे लाइन बनी हुई है, लेकिन आपके एग्जाम में कॉलम बन के आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। बैंक और उनके ऑब्जेक्टिव, नाबार्ड क्या देता है, औद्योगिक ऋण, आरबीआई दीर्घकालिक वित्त, आरआरबी कृषि वित्त, आईडीबीआई अल्पावधि ऋण, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर, लॉन्ग टर्म या फिर इंडस्ट्रियल लोन। इसमें क्या देखना है आपको, इसमें ये देखना है कि क्या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे दिया है वो उनके लोन के साथ मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए 10th का आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों? आरआरबी। अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको फुल फॉर्म ही पता होगा ना तो आपके आंसर बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगर आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म पता है तो आपको पता होगा कि वो क्या देता है, औद्योगिक ऋण देता है। और अगर आपको आरबीआई का तो सभी को पता होता है। आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक्स। अगर नाम में रीजनल रूरल बैंक है तो क्या वो कृषि ऋण देता होगा? नहीं, वो ऋण देता होगा छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, मतलब इंडस्ट्रीज कह रही हूँ, मतलब जो भी उद्योग होते हैं उनको ऋण देता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि गांव में हमने जब देखा था आज़ादी के बाद तो गांव में क्या था, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं थी। जो बैंक वगैरह थे वो इतने हाई एंड हो चुके थे कि जो ग्रामीण इंसान था वो वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाता था, प्रॉब्लम में आ जाता था कि क्या कैसे क्या नहीं। इसलिए क्या बना था, आरआरबी, वो आपको कृषि, अच्छा संयोजन सही है, ठीक है, संयोजन सही है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका कृषि वित्त। देखिए
फिर से वही गलती मैंने भी करी है, अगर आपने करी है तो मैं तो खैर ठीक है, ठीक है। अब देखिए गलती नहीं करनी, जैसे मैंने यहाँ पे गलती करी, यहाँ पे संयोजन सही है, मैंने इसको समझा संयोजन सही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने गलती करी है वैसे आपको गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान से रखना है। अगर यहाँ पे संयोजन सही नहीं होता तो आपका आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे संयोजन सही है, मतलब जो मैच द फॉलोइंग है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संगठित क्षेत्र नहीं है, ठीक है, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। अब इंडिया में कौन एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। अब आपको पता होगा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें आपका कोई एक बॉडी होती है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है, जो आपके कामों को रेगुलेट करता है, आप पे चेक्स और बैलेंसेस लगाता है। जैसे बैंक ले लें, अगर ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे पीएनबी है, आपका एसबीआई है, आपका क्या कहते हैं और भी बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे जो बैंक्स हैं, अगर इनमें हम कोई रेगुलेशन नहीं लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कब क्या कितना पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, कितना उनको लोन देना चाहिए, कितना उनको लोन नहीं देना चाहिए, मार्केट में मनी सप्लाई कैसी जा रही है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है आरबीआई। अब आरबीआई इन सभी बैंक्स को चेक्स बैलेंस लगाता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जब वो कुछ गलत काम करते हैं तो डांटता भी है, फटकार भी लगाता है कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको इसी को फॉलो करना है। ये सब क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई एक गार्डियन अथॉरिटी है। अगर आपके ऊपर कोई गार्डियन अथॉरिटी नहीं है तो क्या हो जाएंगे, आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएंगे। मतलब आपका काम हैफहैज़ार्ड वे में चल रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑर्फन देखे हैं, मतलब कभी आपने सड़कों पे देखा होगा, तो ये जो भीख मांग रहे हैं इनको हम एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसमें नहीं, मैं एक अलग एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये जो बेगर्स होते हैं हम इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती, इन पे कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। जो कई बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं उनको लोग आके ऐसे बेगिंग में लगा देते हैं कि चलो ठीक है तुम भीख मांगो या जो भी है। क्यों? क्योंकि भाई सरकार की या फिर कोई भी और अथॉरिटी की इस पर रेगुलेशन नहीं है कि नहीं जो बच्चे हैं उनको बेगिंग में नहीं जाना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये वो। ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा भारत में एक संगठित क्षेत्र नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा इंडिया में नहीं है। नेशनलाइज बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स या चिट्स एंड मनी लेंडर्स। क्वेश्चन से ही क्लियर है कि आपके ये जो चिट फंड कंपनी होती है, जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, इतना पैसा डालो रात में डबल, इतना पैसा डालो 2 गुना पैसा वापस हो जाएगा। मनी लेंडर जिनको हम साहूकार कहते हैं, जो गांव में बैठे रहते हैं आपके, ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी के अंडर में नहीं आते, कोई इनको कंट्रोल नहीं करता, ये रातों रात बन जाते हैं, रातों रात बंद भी हो जाते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, 12th देखिए, बैंक इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका पास हुआ था 1949 में। अगेन फैक्ट है, कोई इतना समझाने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 13 देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की बात हो रही है। यहाँ पे जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, नाबार्ड की बात हो रही है। नाबार्ड कब फॉर्म हुआ था, कब एस्टैब्लिश हुआ था? मैंने आपको बताया था अगर कमर्शियल बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कब क्या बना था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन किस तरीके के लोन देता है, क्यों लोन देता है, मतलब किनको लोन देता है, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी जुलाई 1982 में। ठीक है, आपका होमवर्क होने वाला है कि आप इसकी डेट्स, मैंने सिर्फ मंथ लिखा है, आपको एग्जैक्ट डेट भी लिख के चलनी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष संस्थान है जो कृषि के लिए
पुनरावृत्त संभालता है ग्रामीण भारत में विकास। इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच हैंडल्स रीफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए क्वेश्चन, अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन क्या पढ़ा था, नाबार्ड, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ गया कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की सहायता करता है, मतलब उनको फाइनेंस देता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नाबार्ड। समझ में आ रहा है मैं कैसे कनेक्ट कर रही हूँ, फुल फॉर्म से आपको क्या समझ में आने वाला है, उस बैंक का मोटिव, उस बैंक का ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा अगर आपको बैंक के नाम के फुल फॉर्म पता है। जैसे नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको अभी पता चला जस्ट पिछले क्वेश्चन में, हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई और बैंक का नाम पता चल जाए, फुल फॉर्म मतलब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए ऐसा जिसमें आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता चल जाए। इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से आपके बैंकों की एक तरीके से लिस्ट तैयार हो रही है, उनका ईयर आप साइड में बना सकते हो कि कब कौन एस्टैब्लिश हुआ था, उनका मोटिव बना सकते हो, मतलब मोटिव एज इन ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो साइड में कि किसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किसको कौन लोन देता है। इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हो ताकि आप जब रिविजन करो तो आपको उसमें काफी सहायता हो। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं सॉरी। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है। जैसा कि मैंने कहा था कि आपसे क्या पूछ सकता है, हेडक्वार्टर पूछ सकता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछा गया है। हाँ, तो कहाँ है आरबीआई का हेडक्वार्टर, किसी को पता है, कोई आइडिया? मुंबई में है आरबीआई का आपका हेडक्वार्टर, फैक्ट है, सोचने वाली बात नहीं है। शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया मीन्स डैश बैंक। भारत में अनुसूचित बैंक का अर्थ क्या होता है? अच्छा, अगर आपने कभी पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें आपने लिस्ट देखी होंगी, शेड्यूल्ड लिस्ट होती हैं कुछ, ठीक है। उसी तरीके से बैंकिंग में भी एक लिस्ट होती है जिस अगर हम उस लिस्ट में उस बैंक को डाल देते हैं तो उस बैंक को हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। मैंने आंसर बता दिया है लेकिन अभी आधा अधूरा आंसर है ये। इसमें क्या पूछा गया है, शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया मींस अ बैंक क्या, मतलब कौन सा बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। देखिए अभी जैसा कि मैंने आपको आंसर बताया था इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल, मतलब उस शेड्यूल्ड लिस्ट में अगर कोई बैंक शामिल है, किसके शेड्यूल्ड लिस्ट में, आरबीआई की शेड्यूल्ड लिस्ट में 1934 आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1934 की लिस्ट शेड्यूल्ड लिस्ट में, दूसरी शेड्यूल्ड लिस्ट में, मतलब सेकंड शेड्यूल्ड लिस्ट में अगर कोई बैंक क्या कहते हैं इंक्लूडेड है तो उसको क्या कहते हैं, हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। ठीक है, सेवनटीन्थ देखिए, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। नॉर्मल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक सभी को पता है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, अच्छा बैंकिंग की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ें तो ये जो एसबीआई था ये पहले कहा जाता था, इसको हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, तब हमने इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया था। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ना अनिवार्य है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया गया कि स्टेट बैंक का प्रीवियस नाम क्या था, पहला नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ बैंकों के मर्जर से बना हुआ था, वो कौन से बैंक्स थे जिनके मर्जर से आपका इंपीरियल बैंक बना था, ये आप पता करके आएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए, सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ईयर। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, किस साल में लागू किया गया था, लागू किया गया था आपका 1912 में, 1912 में। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे आते हैं,
सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का स्वामित्व किसके पास रहता है? विद whom does the ownership of public sector bank rest? मतलब पूछा गया है कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं इनकी ओनरशिप किसके पास होती है। अच्छा मैं बता दूं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं। अब अगर इसके बाद मैं बोलूंगी तो आपको आंसर पता चल जाएगा, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, आप इसका आंसर बताओ, मुझे सामने से बताओ, गेस करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओनरशिप किसके पास होगी? भारत सरकार और जनता के शेयर धारकों के साथ संयुक्त रूप से, भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के साथ संयुक्त रूप से, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संयुक्त रूप से। इसका आंसर होने वाला है आपका ए यानी भारत सरकार। अच्छा, कई लोगों को लगेगा कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक भी तो हो सकता है। नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, ये क्या है? आपकी एक रेगुलेटिंग बॉडी है, कंट्रोल और चेक लगाती है, किसी की ओनरशिप नहीं लेके रखती है। मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए ये बैंक है और मैं आरबीआई हूं तो मैं कहूं कि ये मेरा बैंक है, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ ये देखूंगी कि ये बैंक जो मैंने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो इसको फॉलो कर रहा है या नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जो बैंक है ये मेरा बैंक है। ये कहने का हक किसका होगा? ये कहने का हक सरकार का होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन पे देखते हैं। शहरी सहकारी बैंकों को और क्या कहा जाता है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड एज। दूसरा नाम पूछा गया है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। इनको हम कहते हैं माध्यमिक सहकारी बैंक यानी सेकेंडरी कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है। अच्छा, दो तरीके के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, एक रूरल और एक होते हैं अर्बन। अगर अर्बन को हम सेकेंडरी कहते हैं तो फिर प्राइमरी कौन सा हो जाएगा आपका? रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। अगर आपका सेकेंडरी कोऑपरेटिव बैंक अर्बन है तो प्राइमरी कौन सा हो जाएगा? आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये देखिए क्या पूछा है आपसे, एनबीएफसी का फुल फॉर्म पूछा है। एनबीएफसी का क्या फुल फॉर्म होता है? आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 21, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कंपटीशन नहीं होगा, कॉर्पोरेशन भी नहीं होगा, कंपनी भी नहीं होगा। फॉरेन कंपनी तो खैर ये गलती हो गई। एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे हम। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे हम और उस हिसाब से आंसर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, चलिए 22, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में बैंकों का बीमा कौन करता है? हु इंश्योर्स बैंक्स इन इंडिया? बैंकों का भी इंश्योरेंस होता है, नई बात पता चली ना? जी हाँ, बैंकों का भी इंश्योरेंस होता है। बैंकों का इंश्योरेंस अच्छा क्यों होता होगा? आप सोच के देखिए क्यों। क्योंकि भाई मान लीजिए कभी चोरी हो गई, डकैती हो गई, आग लग गई, तो वो सारे जो पैसे आपने वहां पे सेफ में रखे हैं, वॉल्ट में रखे हैं, मतलब वो जो तिजोरी जिसको आप कहते हो, आपने खरीद मतलब वो जो बॉक्स होता है जिसको आप तिजोरी वाला बॉक्स कहते हो, उसका भी आपने कुछ पेमेंट करना होता है ना। वो आप जो पेमेंट करते हो, डिपॉजिट्स जो भी आप रखते हो, उस अगर उसमें आग लग गई या रातों रात चोरी हो गई, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, घटनाएं होती रहती हैं, तो वो पैसा अब तो गया भाई। जो लेने जाने वाला था वो तो ले गया, आपका पैसा अब आपको कैसे वापस मिलेगा? इंश्योरेंस इसीलिए होता है। जैसे कि आपकी गाड़ी कहीं लड़ गई है, एक्सीडेंट हो गया है, डैमेज हो गया है गाड़ी में, अब आप इंश्योरेंस क्यों प्रीमियम भरते हो? क्यों? क्योंकि भाई कभी कोई हादसा हो गया तो लमसम आपको पैसा ना देना पड़े। मान लीजिए 1 लाख का डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस आपने जो पहले प्रीमियम भरा होगा उसका आधा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। जब भी जो भी अपना इन्वेस्टिगेशन होता है वो उसके होने के बाद आधा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। फिर कुछ 20,000 जो भी बचता है वो लमसम अमाउंट आप देते हो। होता क्या है इससे कि ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है, तो इसलिए बैंकों का भी इंश्योरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी से आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है DICGC। ठीक है, इसको कौन इंश्योर करता है? DIGC। आपका होमवर्क है, इसका फुल फॉर्म आप पढ़ के आएंगे, इसकी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आप
पढ़ के आएंगे, साइड में नोट कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से देखिए कुछ नहीं होगा। अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता चल रही हैं, तो आपका फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकालिए। बाकी टीचर्स तो आपके साथ हैं ही हैं, ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने विकास बैंक हैं? हाउ मेनी डेवलपमेंट बैंक्स आर देयर इन इंडिया? का 23 में कितने डेवलपमेंट बैंक्स हैं इंडिया में? आपके 7 डेवलपमेंट बैंक्स हैं इंडिया में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आंसर आपको पता है, एसबीआई, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखा देखा सा लग रहा है ना, पढ़ा पढ़ा सा क्वेश्चन लग रहा है ना। देखिए, आरबीआई अधिनियम 1934 में भारत के अनुसूचित बैंकों को किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? शेड्यूल्ड बैंक पढ़ा था कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है। उसमें मैंने आपको आंसर दे दिया था कि कौन सी सूची में बैंकों को सूचीबद्ध किया गया था। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस क्या है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी, यानी सेकंड लिस्ट में, सेकंड सूची में इसको क्या किया गया था? सूचीबद्ध किया गया था। इसीलिए जो बैंक इसमें डाले गए हैं इनको हम क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आप लोगों अच्छे से क्वेश्चन देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चंस, समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस आप लोग करिए साथ के साथ। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। 26 देखिए, वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्हाट इज द मेन बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कमर्शियल बैंक्स का मेन बिजनेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, सहयोग से उधार और जमा, यानी लेंडिंग एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये तो पता ही है कि जो कमर्शियल बैंक है वो लेंडिंग और डिपॉजिट्स लेते हैं, आपका आरबीआई लेंडिंग या डिपॉजिट्स नहीं लेता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इनमें से कौन सा बैंक जमाकर्ता के स्वामित्व वाले गैर लाभकारी बैंक है? विच ऑफ दीज बैंक्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट बैंक्स ओन्ड बाय द डिपॉजिटर? अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट यानी जो बैंक किसी मकसद के साथ नहीं काम करे, मतलब जैसे कि बैंकों का क्या मकसद होता है भाई? डिपॉजिट लेना, लोन देना, डिपॉजिट देना, लोन देना। क्यों? क्योंकि उनका भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना कहीं, भाई वो भी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका क्या है, उनका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बैंक जो इस मकसद से काम नहीं करते कि उनका प्रॉफिट होना चाहिए, वो कौन से बैंक कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके नॉट फॉर प्रॉफिट बैंक्स। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बैंक नॉट फॉर प्रॉफिट बैंक है? क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि जो लिस्ट दी है बैंकों की, इनमें से कौन सा बैंक आपका नॉट फॉर प्रॉफिट बैंक है? इधर इंग्लिश है, इधर हिंदी है, आप देखिए और आराम से जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमि बैंक या फिर लैंड बैंक्स, ठीक है। किस बैंक को बैंकर्स का बैंक कहा जाता है? जब मैंने बैंकिंग आपको पढ़ाई थी, अगर आपने हमारे साथ पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है, तो आपने प्रीवियस जो भी आपकी नॉलेज है आपको उसमें पता होगा कि एक बैंक ऐसा होता है जिसको आप बैंकर्स बैंक कहते हैं। क्वेश्चन उसी बारे में है कि कौन सा बैंकर्स बैंक है। कौन सा बैंकर्स बैंक होता है? मतलब वो बैंक जो बैंकों को लोन देता है, वो होता है आपका आरबीआई। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि आरबीआई लोन नहीं देता है, मैंने ये कहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आरबीआई एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, हमें और आपको लोन नहीं देगा, वो लोन देगा किसको? कमर्शियल, अदर कमर्शियल बैंक्स को और आपके गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, 28 का ए, यानी आरबीआई, ठीक है। एनबीएफआई, एनबीएफआई का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, एनबीएफआई का फुल फॉर्म क्या है?
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नेट बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, नेट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, ये आपको थोड़ा सा घुमाव वाला क्वेश्चन लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा, या पढ़ा भी होगा तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि अब जो है अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, नेट बैंकिंग, ये इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये जो वर्ड्स है ना, इसमें आपको जब ऐसे लगने लगे कि क्या आंसर होगा, तब बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आराम से सोचना है। क्यों? क्योंकि आपको आंसर आता है, बस क्या है, आपको ये जो वर्ड्स हैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होना लाजमी है। मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको देर से याद आएगा, लेकिन याद आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज। क्या आंसर हो जाएगा इसका? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय उद्योग, इंडस्ट्रीज हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, DIGC पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, कि इंश्योरेंस करवाता है, करता है, जो भी है। अब उसी का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, DIGC का क्या फुल फॉर्म होता है? DIGC का क्या फुल फॉर्म होता है? डेवलपमेंट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन। अच्छा, क्या है यहाँ पे भाई? देखिए, अगर आपने डेवलपमेंट के पर्पज से बैंक खोला है या फिर आप लेन देन करते हो, तो आपका पैसा भी तो इंश्योर होना चाहिए। यहाँ पे वर्ड समझिए, विकास बीमा गारंटी निगम, निगम पता ही है, विकास जनरल नॉलेज है। बीमा, इंश्योरेंस, गारंटी क्या है? गारंटी आपको कौन प्रोवाइड करता है? मतलब जिसको कहते हैं ना कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि ये तुम्हें पैसे दे देगा। ये क्या है? एक अच्छी बात होती है ना, एक कॉन्फिडेंस की बात होती है कि हाँ, मतलब अगर कोई एक इंसान, भला इंसान किसी की गारंटी ले रहा है, तो मतलब क्या है कि हाँ, अगर ये इंसान, मतलब कोई एक्स इंडिविजुअल पैसा नहीं दे पाया, तो जिस इंसान ने उसकी गारंटी ली है, पैसा कौन देगा? पैसा वो देगा। मतलब जैसे कि होता है ना कि आप किसी को गारंटर बनाते हो, मतलब जैसे कि आपने कोई व्हीकल लिया है, उसमें क्या किया है, आपने किसी को गारंटर बनाया है। तो अब क्या है, अगर आपने उस व्हीकल की EMI या इंस्टॉलमेंट जो भी है आप नहीं पे कर पाए और आप गायब हो गए, तो उस गारंटर की गर्दन पकड़ी जाती है कि तुमने गारंटी ली थी, अब तुम इसका EMI दोगे, तुम इसका प्रीमियम भरोगे, जो भी पैसा है वो अब आपसे लिया जाएगा। ठीक है, गारंटी एक अच्छा वर्ड भी होता है, लेकिन गारंटी से कई बार क्या होता है कि अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल पैसा नहीं दे पाता है, तो आपको पैसा देना पड़ता है। डेवलपमेंट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन इसका आंसर हो जाएगा। चाहिए तो नोट कर लीजिए, होमवर्क में बता देती हूँ होमवर्क क्या होने वाला है। इसका आप डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नोट करेंगे। क्वेश्चन के साइड में अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं। मैं बस चाहूंगी कि आप वर्ड्स लिख लीजिए, जैसे जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे DIGC लिख लीजिए, उसके बारे में छोटे 2-4 पॉइंट्स बना लीजिए। NBI लिख लीजिए, उसके 2-4 पॉइंट्स बना लीजिए। तो होगा क्या कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपके ये एक तरीके से अलग से नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ, मतलब हमने बैंकिंग तो पढ़ा ही पढ़ा है, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिल गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, RBI एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया था? नॉर्मल क्वेश्चन है। RBI अधिनियम अस्तित्व में कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा कब अस्तित्व में आया था। आंसर हो जाएगा इसका 1935। देखिए क्यों भाई,
1 साल लगता ही है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूशन है, कई लोगों ने मुझे पता है इसका आंसर 1930 वो लगाया होगा, क्योंकि अभी तक आप पिछले में देखते आ रहे हो 1934 अधिनियम 1934 अधिनियम। ठीक है, बात सही है, लिखेंगे वही लिखेंगे, लेकिन पूछा क्या गया है आपसे, कब एग्जिस्टेंस में आया था। मतलब एक बार लॉ बन गया, अब उसको आने में भी तो टाइम लगेगा ना। जैसे कि मान लीजिए अभी बात चल रही है आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है, बात चल रही है, क्या है, यूसीसी की बात चल रही है। अगर वो आ गया तो आ गया, मतलब मान लीजिए अभी आ गया 2025 में, लेकिन लागू होते होते भी तो टाइम लगेगा। एग्जिस्टेंस में कब आया था, 1935 में आया था, मतलब बन गया था, बातचीत शुरू हो गई थी 1934 में, लेकिन लीगली कब एग्जिस्टेंस में आया था, 1935 में। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखिए। जब बैंकर को धन की जमा राशि प्राप्त होती है तो बैंकर क्या बन जाता है। When a deposit of money is received by the banker becomes क्या। मतलब अकाउंटिंग वाली टर्म्स पूछे गए हैं आपसे कि जब बैंकर को पैसा मिलता है तो बैंकर क्या सॉरी, जब बैंकों को पैसा मिलता है तो बैंकर क्या बन जाता है। वो क्या बन जाता है, आपका देनदार बन जाता है, रिसीवर या ग्राहक। ग्राहक तो बनेगा नहीं, रिसीवर भी नहीं बनेगा, देनदार भी नहीं बनेगा, वो क्या बन जाता है, आपका लेनदार या फिर क्रेडिटर बन जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब उसको पैसा मिला है, अब वो क्या करेगा, आगे पैसा फॉरवर्ड करेगा जब किसी को नीड होगी। ठीक है, ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 32 हमारे आज के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बस एक रिवीजन बनाना है, एक जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, एक स्लाइड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं। अभी आपको क्या करना है, अभी जिनका छूट गया है वो इसको दोबारा से देखेंगे, पॉज कर करके देखिए, अगर स्पीड ज़्यादा लगी हो पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर लिखिए, और अगर मैंने उस बीच में कोई होमवर्क आपको दिया है, जैसे DIGC ट्रिपल सी, ये सब जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए। उससे क्या होगा, उससे आपके कुछ अलग से नोट्स प्रिपेयर होंगे। बैंकिंग के नोट्स मैं मानती हूँ बहुत वास्ट होते हैं, बैंकिंग खुद ही एक टॉपिक बहुत वास्ट होता है, आपको और भी पढ़ना है, लेकिन यकीन मानिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे हाइलाइटर्स हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में। और जब आप एग्जाम में जाएंगे ये सब करके तो आपको यकीन मानिए ये नहीं लगेगा कि आपने ये नहीं पढ़ा है। 19-20 का कन्फ्यूजन होता है, मैं भी कहती हूँ, वो जो जैसे मैंने किया था नहीं वाला और है वाला, इसमें कन्फ्यूजन होना लाजमी है, मुझे भी हो गया, आपको भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इत्मीनान से क्वेश्चन का आंसर देना है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। फिर बाकी की क्लास हम लोग कल हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए, थैंक यू।